गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सफलता का मूल मंत्र होता है कंटिन्यूअस एफर्ट। मतलब लगातार अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, किसी भी काम के लिए लगातार अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इस बात की गारंटी है। कहा भी जाता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप स्लो है तो ठीक है, लेकिन लगातार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत तेज है, बहुत ब्रिलियंट है तो एक दिन पढ़ लिया और परीक्षा भी पास कर गए। परीक्षा तो ठीक है पास कर गए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई करने के लिए आप यूँ समझ लीजिए कि केवल परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा पास कर लेना ही सफलता नहीं है। आपको कहीं ना कहीं उस लायक बनना होता है कि आप इकोनॉमिकली थोड़ा सा स्ट्रांग हो सके, सिक्योर्ड हो सके, अपने आप को सुरक्षित कर सके आर्थिक रूप से। तो उसके लिए आपको किसी न किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करना होता है, उसको क्रैक करना होता है। तो उसके लिए कहा जाता है कि आप अगर लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूअस आप एफर्ट लगा रहे हैं उसके लिए, तो निश्चित रूप से उसमें सफलता आपको मिलेगी। जैसे कछुआ की कहानी, खरगोश की कहानी कही जाती है, बचपन से आप सुनते रहे होंगे कि वो खरगोश जो है वो धीरे धीरे चलता था, लेकिन लगातार चलते चलते वो खरगोश से जीत गया। कछुआ धीरे धीरे चलते चलते और खरगोश से जीत जाता है। तो हम आपको ये कह रहे थे, एकदम कंटिन्यूटी में पढ़ाई होनी चाहिए। थोड़ी पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ें, लगातार पढ़ें, तो सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। तो एक बात तो ये हुई। तो हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एकदम सतत रूप से मैंने 2-3 लेक्चर इसमें दिया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। 10th क्लास के लिए कॉम्पिटिटिव लेवल की केमिस्ट्री हम शुरू किए थे, एक सीरीज शुरू किए थे, मैंने कहा था आपको, और उसी को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं इस लेक्चर में। तो टॉपिक है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम वो सारे के सारे चीज़ जमा कर चुके हैं, कलेक्ट कर चुके हैं। और उसके लिए कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के पोजीशन को समझने के लिए। तो हम लोग वो सब समझ चुके हैं। तो मैंने आपको आज शुरू करना है कि क्लासिफिकेशन कहते किसको हैं। क्लासिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं, वो होता क्या है? वर्गीकरण कहते किसको है? जैसे समाज में भी जो वर्गीकरण किया जाता है उसका एक आधार होता है। किस आधार पे? तो सरकार ने डिसाइड किया कि एक पुवर्टी लाइन होगी, उस लाइन के नीचे रहने वाले सारे के सारे लोग जो होंगे बीपीएल होंगे, और उसके ऊपर रहने वाले लोग एपीएल होंगे। तो एक लाइन डिसाइड किया गया। ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ भी जो क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स का भी, तो क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि समान गुण वाले, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखना। तो हम इस क्लासिफिकेशन का मतलब कहते हैं कि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखना, ताकि जब हम एक भी तत्व का अगर गुण जान लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं, तो बाकी सबकी प्रॉपर्टी हमें अपने आप पता चल जाएगी। तो इसको कहते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मैं थोड़े से इसके ज़रूरत पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि 17th सेंचुरी में, इन 17th सेंचुरी मतलब 17वीं शताब्दी में केवल 31 एलिमेंट्स नोन थे। Only 31 एलिमेंट्स वेर नोन। मतलब इसका हिंदी में बता दूं आपको कि 17वीं शताब्दी के अंत तक मात्र 31 ही तत्व ज्ञात थे, इतने ही तत्व ज्ञात थे। तो आप समझ रहे हैं कि अगर 31 तत्व ज्ञात थे तो इनका
हर एक का इंडिविजुअल स्टडी आसान है। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, इंडिविजुअल स्टडी जो है वो बड़ा आसान है, वो किया जा सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूँ, सपोज कीजिए कि मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों का मैं सब कुछ जान सकता हूँ, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनका ब्लड ग्रुप, उनकी हॉबी, सब कुछ उनके बारे में सारा का सारा डिटेल मैं एक कागज़ पे लिख के रख लूँगा या याद भी रख सकता हूँ। लेकिन वही अगर समझ लीजिए कि मेरे क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे का एक एक करके डिटेल याद रखना, लिख के रख सकता हूँ लेकिन याद रखना बड़ा मुश्किल होगा। तो वैसे ही जैसे ही 18वीं शताब्दी के अंत की बात है, इन 18th सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी में कहा जाता है कि 1800 ईस्वी से लेके 1869 ईस्वी में तक टोटल 63 एलिमेंट्स, 63 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर किए जा चुके थे, वेयर डिस्कवर्ड। अब इतने सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली याद रखना मुश्किल है, तब हमें ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की, ताकि समान गुण वाले सारे के सारे तत्वों को एक साथ रखा जाए और अगर उसमें से किसी एक तत्व का गुण हमें मालूम हो तो बाकी तत्वों का गुण हमें अपने आप पता चल जाएगा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हुई। तो क्लासिफिकेशन में यहाँ एक शब्द हमने गढ़ा, कहा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जो एक शब्द का इस्तेमाल किया वो किया कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब कि आवर्ती वर्गीकरण। हिंदी में इसको कहते हैं आवर्ती वर्गीकरण। तो आवर्ती वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? तो आपने सुना होगा एक आवर्ती गति, आवर्त गति, आवर्त गति मतलब पीरियोडिक मोशन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है। पीरियोडिक मोशन कहते हैं एक ऐसा मोशन जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाती हो, रिपीटेड आफ्टर द सर्टेन टाइम इंटरवल, रिपीटेड आफ्टर द सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल, सर्टेन टाइम इंटरवल। तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद इसको दोहराया जाता है, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि एक निश्चित अंतराल के बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का भी यही मतलब हुआ कि एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व आएंगे, एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व प्रकट होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व प्रकट होंगे, समान गुण वाले तत्व प्रकट होते हैं। इस तरह के वर्गीकरण को हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी और वर्गीकरण का मीनिंग क्या होता है। अब इस वर्गीकरण में हम बहुत सारे स्टेप्स जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका अटेम्प्ट लिया। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो वर्गीकरण किया गया है एलिमेंट्स का, उनका हम पहले हिस्ट्री जान लें, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ा। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, बहुत पुराना इतिहास रहा है। बहुत पुराने समय से क्लासिफिकेशन का इफर्ट, क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत पुराने ज़माने से कोशिश किया जा रहा था, जिसमें से सबसे पहला अटेम्प्ट था डोबेरेनर का, डोबेरेनर्स ट्रायड।
मैं आपको बता दूं कि डोबेरेनर एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन का एफर्ट लिया, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने का की कोशिश की उन्होंने। और डोबेरेनर ने कहा कि 3 एलिमेंट्स का उन्होंने ग्रुप बनाया और उन 3 एलिमेंट्स में से बीच वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होगा वो दोनों साइड वाले, दोनों टर्मिनल एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज होगा, ऐसा उन्होंने कहा। जैसे उन्होंने ग्रुप बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन 3 एलिमेंट्स का ग्रुप उन्होंने बनाया। इसका एटॉमिक मास होता है 7, इसका एटॉमिक मास होता है 39। तो इसके एटॉमिक मास में कहा कि इन दोनों का जो एवरेज होगा वही इसका एटॉमिक मास होगा। और देखिए आज भी सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। उन्होंने कहा कि बीच वाला जो एलिमेंट होगा, जो उनका ट्रायड था, उनका जो ग्रुप था 3 का, उसमें से जो बीच वाला तत्व होगा उसका परमाणु द्रव्यमान दोनों टर्मिनल, दोनों छोर वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने ट्रायड बनाया मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। फिर उन्होंने ट्रायड बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन सबों में जो बीच वाला एलिमेंट है, उस बीच वाले एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान दोनों छोर वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा, ऐसा उनका कंसेप्ट था। और यह जो डोबेरेनर का ट्रायड है ये आधारित है किस पर? परमाणु द्रव्यमान पर। मैं ये कह दूंगा कि यह क्लासिफिकेशन, यह वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। तो उनका जो क्लासिफिकेशन था ये कुछ दिन तक काम चला इससे, और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया क्योंकि ये कुछ ही तत्वों के लिए लागू होता था, बाकी तत्वों में फेल हो जाते थे। तो डोबेरेनर का जो ट्रायड था वो बहुत दिन तक काम नहीं किया। दूसरा नाम आता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, अगर हिंदी में भी नाम लिखेंगे तो न्यूलैंड ही लिखना पड़ेगा। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल उस समय इनर्ट गैसों का जो निष्क्रिय गैस है, मैं आपको बता दूं कि निष्क्रिय गैसों का आविष्कार नहीं हुआ था। निष्क्रिय गैसों का आविष्कार नहीं हुआ था। किस समय? न्यूलैंड के समय आविष्कार नहीं हुआ था। न्यूलैंड के समय निष्क्रिय गैस का आविष्कार नहीं हुआ था। उनके क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो सभी लोग जानते हैं कि म्यूजिक का जो नोट्स होता है सारे गामा पा धा नि सा, तो म्यूजिक के नोट्स के आधार पर उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया। जैसे हर एक म्यूजिक के नोट्स में जो संगीत का जो तान है, उसको कहिए अब क्या कहते हैं नोट्स को, उन सारे के सारे नोट्स में 8वां नोट्स जो होता है वो पहले नोट्स के जैसा होता है, सदृश होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक वैसे ही जब एलिमेंट्स को हम रखेंगे, उनका आधार था म्यूजिक का नोट्स। उनके क्लासिफिकेशन का आधार था नोट्स ऑफ म्यूजिक। नोट्स ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का नोट्स। जैसे कहता है कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ये म्यूजिक के नोट्स हैं, सारे गा मा पा धा नी सा। तो देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, और मैं इसको फिर से यहाँ लिख देता हूँ सा, ये 8वां। मतलब जैसे 8वां नोट्स पहले नोट्स के जैसा होता है, ठीक वैसे ही उन्होंने एलिमेंट्स को भी सजा दिया। सिमिलरली लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन तो नोन था नहीं,
उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद सीधा आ जाएगा पोटेशियम, कैल्शियम। तो कहना ये है कि इसमें देखो आज भी ये तीनों के तीनों एक ही साथ रखे गए हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी मैं आपको दिखाऊंगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इनको एक साथ रखा गया है, इनको भी एक साथ रखा गया है। तो न्यूलैंड ने कहा था कि जैसे म्यूजिक का नोट्स जो होता है, हर एक 8वां नोट पहले नोट के आइडेंटिकल होता है, वैसे ही उनके न्यूलैंड के ग्रुप में जो उन्होंने एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, हर एक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के जैसा होगा, आइडेंटिकल होगा, और उन्होंने ये एक क्लासिफिकेशन दिया और ये बड़ा ही पॉपुलर हुआ। लेकिन इनका कोई रिटन टेबल पब्लिश नहीं हुआ न्यूलैंड का। न्यूलैंड के बाद लूथर मियर का एक क्लासिफिकेशन आता है, लेकिन बहुत वो चर्चित नहीं है। इसके जस्ट बाद मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आता है। मैं इसके बारे में थोड़ी बात और कह दूं आपको कि चूंकि ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट तक काम नहीं करता है, कहता है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स। ये कुछ ही एलिमेंट्स के लिए लागू होते हैं। जैसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, उसके बाद ये फेल हो जाता है। आज के ज़माने में 118 तत्व ज्ञात है। हालांकि अब इससे भी ज़्यादा तत्व ज्ञात है, लेकिन आपको 118 के बारे में ही सूचना देनी है। 118 तत्व ज्ञात हैं और उनके लिए ये लागू नहीं होता है। उनके लिए ऑक्टेव रूल लागू नहीं होता है। ऑक्टेव रूल लागू नहीं होता है। तो अब बात हो गई ना कि जब ऑक्टेव रूल लागू ही नहीं होता तो इसका मतलब है कि इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तब एक नया पीरियोडिक टेबल बना जो सबसे पॉपुलर हुआ उस ज़माने में। 1869 की बात है। मेंडलीफ ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, रिटन पीरियोडिक टेबल, और उसने पब्लिश भी करवाया अपने काम को। मतलब एक सबसे पहला रिकॉग्नाइज्ड क्लासिफिकेशन, जो एक इफ़र्ट हुआ, जो कोशिश हुई, वो मेंडलीफ के द्वारा किया गया। और मेंडलीफ ने सबसे पहला रिटन टेबुलर फॉर्म में पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसको हम लोग मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और इस मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को हम लोग एक लेक्चर में, एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चूँकि अब इसमें इसको रखने का मतलब कि ये 50 मिनट का लेक्चर हो जाएगा, जो ठीक नहीं है। तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन आपके सामने रखेंगे। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल से आपको रूबरू कराएंगे। मैंने मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल निकाला भी है प्रिंट, मैं वो दिखाऊंगा भी आपको। और उसमें कैसे एलिमेंट्स को रखा जाता है, उसके प्रोस एंड कॉन्स, मतलब उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी मैं आपके सामने रखूंगा। और तब जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे नया पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसकी बात करेंगे। तो आज इसके लेक्चर को हम यही समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा लंबा हो जाएगा मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल पढ़ाने से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि ये सिलसिला एकदम चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। मैंने शुरू में ही कहा कि अगर ये सतत रूप से चलता रहे और आप भी कंटिन्यूसली इसको देखते रहें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और केमिस्ट्री आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ये मैं दावा भी करता हूँ आपके सामने। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक देना ना भूलेंगे। फिर अगले वीडियो में आपसे पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।